हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में क्लास 12th का चैप्टर जो था, मतलब क्लास 12th का राजनीति विज्ञान का चैप्टर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रथमांश चुनाव, द्वितीयांश चुनाव और तृतीयांश चुनाव के बारे में पढ़ा। ठीक, बात समझ में आ गया? जिसमें हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। ठीक, कहीं कहीं पर कुछ अपवाद आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो कांग्रेस था, तो कांग्रेस ही क्यों जीतती थी। ठीक है भाई, हमेशा कांग्रेस क्यों जीतती थी? ठीक है, तो उसका रीजन समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि भाई जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं था लोग मतलब कांग्रेस के अंदर कंपटीशन नहीं था, कांग्रेस के अंदर भी था, लेकिन उसके अंदर प्रतिद्वंदिता भी है, मतलब कंपटीशन भी है, और लोग उसी के अंदर है, मतलब सह करके है, मतलब सहनशीलता भी है। तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर प्रतिद्वंदिता और सहनशीलता दोनों क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि विपक्षी, मतलब जो विरोधी पार्टियां हैं, वो कैसे बन गई। तो आज के लेक्चर में हम ये तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनसंघ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, ये सब जो पार्टियां हैं, उनके मुख्य नेता कौन है, उनके और उनकी विचारधाराएं क्या है। ठीक, उनके मुख्य नेता से सवाल आपका पूछ लेता है। तो चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देखेंगे कि कांग्रेस ही देश में क्यों जीतती थी, ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। ठीक, तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए देखते हैं कि क्यों कांग्रेस ही जीतती थी। सबसे पहला देखिए, लाइन क्या लिखा है? बस स्वतंत्रता के समय से ही कांग्रेस पार्टी का होना। देखिए, कांग्रेस जो थी वो हमारे साथ बहुत पहले से थी। ठीक है, देखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक, कांग्रेस की जब स्थापना हुई ना, ठीक है, तो मतलब आजादी तो सब चाह रहे थे, लेकिन आजादी सब चाह रहे थे, लेकिन सब अभी अलग अलग थे, सब लोग अलग अलग थे। ठीक, लेकिन जब कांग्रेस बना तो लोगों को एक मंच मिल गया, सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए। ठीक है, बात समझे, सभी लोग जुड़े, और जो आजादी, मतलब जो स्वतंत्रता की जो प्रक्रिया धीमे धीमे चल रही थी, वो बहुत तेजी से चलने लगी। ठीक है, इसके बनने के बाद, क्योंकि एक मंच मिल गया एक मंच मिल गया लोगों को आने के लिए। ठीक है, तो अब वो मंच मिल गया तो लोग और तेजी से, मतलब अपनी विचारधाराओं को और सेपरेट करने लगे, दूर दूर तक पहुंचाने लगे कि भाई ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? अंग्रेज हमारे पास, हमारे पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, है ना, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, या जो भी चीजें हैं, तो लोग अपनी विचारधाराओं को आगे तक ले जाने लगे। और जो स्वतंत्रता की प्रक्रिया थी उसमें क्या हुआ, बहुत तेज हुआ। ठीक, अच्छा, अब भाई कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति में पहला क्या है? पहला है कि भाई आजादी के समय से ही कांग्रेस हमारे साथ था। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत पहले से है और कोई व्यक्ति आपके पास बीच में आया है, ठीक, तो आप ज्यादा भरोसा किसमें करेंगे? भाई वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, जो आपके पहले से है, ठीक है, आपके साथ पहले से कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो आप ज्यादा भरोसा किस पे करेंगे? आप उसी पे करेंगे जो आपके साथ बहुत पहले से है। तो कांग्रेस हमारे साथ बहुत पहले से था। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम कांग्रेस को समर्थन ज्यादा दे रहे थे। ठीक है, तो एक रीजन ये था कि कांग्रेस क्यों जीतते था। अब भाई जिसको समर्थन ज्यादा मिलेगा वही पार्टी जीतेगी। ठीक है, समझ में आ गया? जिसको समर्थन ज्यादा मिलेगा, जिसको वोट ज्यादा मिलेगा, वही पार्टी क्या होगी, जीतेगी। तो कांग्रेस क्यों जीतती? क्योंकि स्वतंत्रता के समय से हमारे साथ था, तो हमारा जो बिलीफ था, ठीक है, वो कांग्रेस के प्रति ज्यादा था, अन्य पार्टियों के प्रति मतलब कम था या नहीं था। ठीक है, तो कांग्रेस जीतती थी। क्यों? क्योंकि जनता को कांग्रेस का समर्थन ज्यादा था, क्योंकि कांग्रेस आजादी के समय से ही हमारे साथ में था। ठीक, दूसरा, कांग्रेस में ही लोकप्रिय नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए, लोकप्रिय नेता मतलब ऐसे नेता जिनको लोग बहुत मानते थे, मतलब जिनके विचारों को, जिनके आदर्शों को लोग बहुत ज्यादा मानते थे। ठीक है, जैसे हम जहाँ से आते हैं, रामनगर से, यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी कांग्रेस से थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस से थे। ठीक, तो जो जिन नेता लोग को बहुत लोग मानते थे वो कांग्रेस में ही थे। ठीक है, बात समझा क्या? जिन नेता को लोग मानते थे वो कहाँ थे? कांग्रेस में। तो लोग कहाँ जाएंगे? भाई उन्हीं नेता के पास जाएंगे। तो उन्हीं नेता मतलब है कांग्रेस में, तो वो लोग भी कहाँ जाएंगे? कांग्रेस में जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो लोकप्रिय नेता कांग्रेस में थे। ठीक है, मतलब जो उनके विचार थे, देखिए, लोकप्रिय नेता बने अपने लोकप्रिय विचारों से, मतलब अपने विचारों से। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो जो लोकप्रिय नेता थे,
वो कहा थे कांग्रेस, जैसे आप एक घटना अगर देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी के जो थे, ठीक है, रेल डिपार्टमेंट उनके अंडर में था। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसी घटना हो गई, ठीक है, तो घटना हुई, तो अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी रेल नहीं चला रहे थे, ठीक है, बात समझ में आ गया, चला ड्राइवर रहा था, लेकिन वो एक्सीडेंट हो गया। तो लाल बहादुर शास्त्री कहे कि नहीं, ये चीज हमारे अंडर में था, ठीक है, अगर ये कोई भी मतलब अगर यहाँ पर घटना होती है तो इसके जिम्मेदार हम हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो वो भाई घटना कोई दूसरा किया, लेकिन उस घटना की जिम्मेदारी वो अपने सर पे लिए और वो रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए, ठीक। तो ये चीजें थी पहले, मतलब जो नेता उस समय लोग थे, ठीक है, इस कारण से लोग बहुत उनको मानते थे, ठीक है बात। तो अब जहां पर इस तरीके के लोग होंगे जो भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हद तक निभा रहे हैं, ठीक है, आज कुछ हो जाए तो लोग दूसरे पे ब्लेम डाल देंगे, ठीक है, लेकिन उस समय के कुछ नेता ऐसे थे जो अगर कुछ होता था तो लोग ब्लेम अपने ऊपर लेते थे, क्योंकि ये हमारे अंडर में है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये चीजें ऐसे कैसे हो गई, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ऐसा चीज था, तो इसी कारण से वो लोगों के प्रिय नेता थे, ठीक। तो कांग्रेस में ही ऐसे नेता थे, और स्वतंत्रता सेनानी मतलब जो स्वतंत्रता के लिए क्या करते थे, फाइट करते थे, ठीक है, वो भी कहाँ थे, कांग्रेस में थे, ठीक है। तो इस कारण से लोग भी कांग्रेस की तरफ ज्यादा थे, ठीक है, मतलब इस कारण से भी लोग कांग्रेस को ज्यादा समर्थन देते थे, ठीक। तो पहला रीजन क्या हुआ, भाई कांग्रेस हमारे साथ बहुत पहले से है, तो जो बहुत पहले से है उस पर हमारा विश्वास ज्यादा रहेगा। दूसरा रीजन क्या है कि जो भी लोकप्रिय नेता है जिनके विचार अच्छे हैं, ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो स्वतंत्रता के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कहाँ है, वो भी कांग्रेस में है, ठीक। तो इस कारण से हम कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुके हैं। तीसरा, कांग्रेस इकलौती सुसंगठित पार्टी थी, ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम एक शॉप से रिलेट करके देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पार्टी को शॉप से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल, इसको आप अलग रखिएगा। देखिए मान लीजिए कई सारी दुकानें हैं, एक दुकान ऐसा है जहाँ पे आपको आपका सारा सामान मिल जाएगा, ठीक है, और अगर आप उस दुकान पे नहीं जाते हैं तो बाकी दुकान पे आप जाएंगे तो अलग अलग सामान अलग अलग दुकान से लेना पड़ेगा, ठीक। तो आप कहाँ जाना प्रीफर करेंगे, आप उस दुकान पे जाना प्रीफर करेंगे जहां से आपको मतलब जिस दुकान से आपको सारा सामान मिल जाएगा, बात समझ में आ गया। तो कांग्रेस ना सुसंगठित पार्टी थी, मतलब उसमें कई सारी विचारधाराएं थी, तो जो आता था वो उससे कनेक्ट हो जाता था, बात समझ में आ गया, उसमें हर वर्ग के लोग रहते थे। तो कांग्रेस एक सुसंगठित पार्टी थी, एकदम व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही थी। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस आज है कल खत्म, या कोई नेता आज है कल गायब, ऐसा नहीं था, ठीक है, एकदम सुसंगठित पार्टी थी। इस कारण से भाई टूटने का खतरा नहीं था, ठीक है, टूट नहीं रहा था, इस कारण से लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस की ओर ज्यादा थे कि भाई ये है तो ये लंबे समय तक रहेगा, ठीक है, अगर हम रहेंगे मतलब इसके साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो ये लंबे समय तक रहेगा और हमारे जो भी हमारी मांगे हैं उसको पूरा भी करेगा, ठीक। तो कांग्रेस इकलौती सुसंगठित पार्टी थी, ठीक है, बात समझ आ गया। देखिए एक एग्जांपल और मान लीजिए जैसे कोचिंग है, ठीक है, एक कोचिंग ऐसा है जहाँ पर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है और सारे क्लास एकदम अच्छे से चलते हैं, ठीक है, स्वचालित मतलब जो भी है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, ठीक है, जितना भी सब्जेक्ट है आपका सारा सब्जेक्ट चल रहा है। और एक कोचिंग ऐसा जहाँ पर केवल 2 सब्जेक्ट चल रहा है और फीस दोनों का सेम है, तो आप कहाँ जाना प्रीफर करेंगे, आप वहां जाना प्रीफर करेंगे जहां पर कक्षाएं अच्छे से और सारी चीजों को पढ़ाया जाता हो, तो वो एक सुसंगठित चीजें है, ठीक है, अच्छे से व्यवस्थित करके चीजें चल रही है, बस समझ में आ गया। तो कांग्रेस भी वैसा ही था, ठीक है, एकदम सुसंगठित पार्टी थी। कांग्रेस के अलावा जो पार्टियां थी वो बन रही थी, टूट रही थी, बन रही थी, टूट रही थी, तो लोगों का विश्वास उतना ज्यादा उस पर नहीं था, ठीक। आ गया ये 20वीं सदी में कांग्रेस ने जन आंदोलन, भाई 20वीं सदी में क्या हुआ, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए, ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़े, तो बहुत सारे लोग जुड़ गए तो इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, ठीक है, ये कहने का मतलब इसका, ठीक। अब देखिए यहाँ पर पहला क्या बताया गया, स्वतंत्रता के समय से ही कांग्रेस हमारे साथ था। दूसरा, कांग्रेस में ही लोकप्रिय नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये कारण है जिसके कारण हम कांग्रेस की ओर थे, ठीक है, और कांग्रेस एक सुसंगठित पार्टी थी जिसके कारण हम कांग्रेस में थे, ठीक है बात। चौथा क्या बताया गया, 20वीं सदी में कांग्रेस ने जन आंदोलन का रूप ले लिया, मतलब कांग्रेस में बहुत सारे लोग जुड़े, ठीक है, 1900 के बाद। देखिए 20वीं सदी का मतलब क्या है, 20वीं सदी का जिसको मतलब नहीं समझ में आता है समझिए इसको। देखिए 1900 तक 19वीं सदी चली, अब 1900 के बाद 1901 आएगा, तो 19 हटा दीजिए,
अब स्टार्ट हो गया 1 तो 19 के बाद क्या आता है 20, तो ये हो जाएगा 20वीं सदी। ठीक है, जैसे 2000 तक 20वीं सदी, लेकिन अब 2001 में से आगे चला गया तो 20 तो है ये है, ठीक है 20 है, लेकिन अब आगे जा रहा है ना 1 2 3 4 ऐसे 100 तक जाएगा, तो ये 21वीं सदी चल रही है। ठीक है, 2025 में भी आप वर्तमान में है, तो ये कौन सी सदी चल रही है 21वीं सदी। ऐसे 3000 आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आपका एक सदी बीत जाएगा, तो उसके बाद आपका 22वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा चीज। तो 20वीं सदी में कांग्रेस ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसमें सभी वर्ग के लोग आते थे। देखिए, सभी वर्ग करने का मतलब है अमीर गरीब, ठीक है, स्त्री, कृषि वर्ग, ब्राह्मण, ये सारे वर्ग आते थे। ठीक, एक एग्जांपल इसके लिए भी हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए हम बनारस है, ठीक है, हम वास्तव में बनारस है, ठीक, मान मत लीजिए। तो अगर हम बनारस से हैं और हम कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर कहीं मान लीजिए बॉम्बे चले गए, ठीक है, या कहीं भी बाहर चले गए, गोवा चले गए, तो होगा क्या, अब मान लीजिए वहां पर ना कोई हमको बनारस का मिल गया, ठीक, हम बनारस से हैं और हम गोवा गए या बॉम्बे गए, तो वहां पे हमको कोई बनारस का मिल गया और वहीं पे एक और लोग मिला जो वहीं का लोकल है, तो हम वहां जो लोकल है उससे ज्यादा नहीं जुड़ेंगे, हम उस व्यक्ति से ज्यादा जुड़ जाएंगे जो बनारस से है। बात समझ में आ गया? तो भाई अपने कैटेगरी का जब रहता है आदमी ना, तो ज्यादा जुड़ जाता है उससे। ठीक, बात समझ में आ गया? तो कांग्रेस में सभी वर्ग के लोग आते थे, तो बाहर से जो भी समस्याएं आती थी या जो भी लोग आते थे, है ना, देखते थे कि भाई हमारे ही वर्ग का है या हमारे ही तरीके का है, हमारी ही तरीके की विचारधारा रखता है, तो उससे वो जुड़ जाता है। बात समझ आ गया? तो कांग्रेस में कोई आता था तो उसको उसके कैटेगरी के लोग मिल जाते थे और उससे जुड़ जाता था। तो ये भी एक रीजन था जिसके कारण से कांग्रेस क्या होती थी, मतलब कांग्रेस जीतती थी कि भाई कोई जनता है, जनता जैसा सोच रही है वैसा कांग्रेस के अंदर बैठे नेता भी सोच रहे हैं, तो जनता इनसे ज्यादा जुड़ेगी। बात समझ में आ गया कि भाई ये तो हमारे जैसा विचार रख रहे हैं, ये हमारे ही भला चाह रहे हैं, ठीक, तो उनसे ज्यादा जुड़ेगी। अब ज्यादा जुड़ेगी तो भाई वोट इन्हीं को करेगी, इन्हीं को समर्थन देगी। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण से कांग्रेस जीतती थी। ठीक, अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत से लोगों का समर्थन मिला। समझिए इस बात को। जैसे जब आप हिस्ट्री का हम आपको पढ़ाएंगे, महात्मा गांधी का चैप्टर है, ठीक है, लास्ट में शायद 11 या 12 सॉरी 10-11 ऐसे कुछ है, ठीक है, मतलब थर्ड बुक है आपका। तो उसमें महात्मा गांधी जो जो आंदोलन चलाए, ठीक है, जैसे आपका चंपारण आंदोलन चलाएंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाएंगे, ठीक है, सॉरी चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसमें हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या है कि भाई इसमें बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है कि प्रेम से मना कर दीजिए चीजों को। ठीक, बात समझ आ गया? ठीक है, मतलब हाथ जोड़ के अवहेलना करना है। जैसे अंग्रेज कहें कि भाई नमक मत तोड़, मतलब अंग्रेज कहें कि भाई यहाँ मत जाओ, तो हाथ जोड़ के ये मजे जाएंगे। ठीक है, सविनय मतलब विनती करके, अवज्ञा मतलब आज्ञा न मानना, विनती करके आज्ञा न मानना। बात समझ आ गया? अभी हम जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको ये चीजें बताएंगे। ठीक, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत से लोगों का समर्थन मिला और बाद में लोगों की संख्या और बढ़ गई। ठीक, अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत सारे लोग क्या हुए, कांग्रेस से जुड़े। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जब कांग्रेस से जुड़ेंगे तो समर्थन किसको दे रहे हैं, भाई जुड़ रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस को ही समर्थन दे रहे हैं। तो ये भी एक कारण था कांग्रेस के जीतने का। तो देखिए ये सब रीजन है जिसके कारण कांग्रेस जीती थी। ठीक है, पहला रीजन, कांग्रेस हमारे साथ बहुत पहले से था, तो हम कांग्रेस पे ज्यादा बिलीव करेंगे और कांग्रेस को ही वोट करेंगे। ठीक, मतलब समर्थन किसको देंगे, कांग्रेस को। दूसरा, जितने भी अच्छे नेता थे, जितने भी लोकप्रिय नेता थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, तो वो लोग कहाँ पे थे, वो लोग कांग्रेस में ही थे। तो एक ये भी रीजन था जिसके कारण हम कांग्रेस से जुड़े थे। ठीक, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो सुव्यवस्थित सुसंगठित तरीके से चल रही थी। ठीक है, तो एक रीजन ये भी है कि कांग्रेस पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे थे, मतलब कांग्रेस को ज्यादा समर्थन दे रहे थे। 20वीं सदी में कांग्रेस में जन आंदोलन का रूप ले लिया क्योंकि कांग्रेस से बहुत सारे लोग जुड़ गए। ठीक, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी वर्ग के लोग आते थे। सभी वर्गों के आने से होता क्या था, जो जिस वर्ग से आता था वो उस वर्ग से कनेक्ट हो जाता था। जैसे मान लीजिए जनता किसी वर्ग से आई, ठीक है, और कांग्रेस के अंदर भी उसी वर्ग के लोग बैठे हैं, तो जनता इस वर्ग से ज्यादा कनेक्ट हो जाती थी। ठीक है, तो उनको समर्थन देती थी। बस समझ गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ तो उसमें क्या हुआ कि और ज्यादा लोग जुड़ गए। ठीक है, और जब और ज्यादा लोग जुड़ गए तो इसकी संख्या मतलब लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई।
अब जुड़ने का मतलब क्या है, देखिए जुड़ने का मतलब है लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। अब जब लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे तो वोट किसको करेंगे, कांग्रेस को करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक कारण था जिसके कारण लोग कांग्रेस जीतती थी हमेशा। लास्ट बात, कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन था, मतलब कि इसमें कई सारी विचारधाराएं शामिल थी। कई सारी विचारधाराएं मतलब जैसे दक्षिणपंथी, नरमपंथी, गरमपंथी, क्रांतिकारी, वामपंथी, समाजवादी, रूढ़िवादी। अब हम एक एक करके सारे का मतलब समझते हैं। देखिए दक्षिणपंथी और वामपंथी सबसे पहले समझते हैं एक साथ। दक्षिणपंथी और वामपंथी का मतलब क्या होता है, ठीक है। दक्षिणपंथी और वामपंथी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। देखिए 18वीं सदी में जब रूस में क्रांति हुई, ठीक है, 18वीं सदी में क्या हुआ, रूस में क्रांति हुई, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई वहां पे संविधान की जरूरत पड़ा कि भाई अब शासन किस तरीके से चलेगा, तो शासन चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता हुआ। तो इसके लिए लोग नेशनल असेंबली में आए, ठीक है, वहां पर बैठे। तो बैठने का जो प्लानिंग था ना वो पहले से तय नहीं था कि ये इधर बैठेंगे ये इधर बैठेंगे। आने के बाद जो अमीर वर्ग थे वो दक्षिण की तरफ बैठ गए और जो गरीब वर्ग थे वो बाएं तरफ बैठ गए, ठीक है। तो एक हो गया भाई, जो अमीर वर्ग है वो हो गया दक्षिण की तरफ, जो गरीब वर्ग है वो हो गया बाएं तरफ, मतलब वामपंथी, और दक्षिण की तरफ जो है वो है वामपंथी, ठीक। बात समझ में आ गया। देखिए 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई, ठीक है। उसके बाद जरूरत पड़ा वहां पे संविधान का, तो लोग नेशनल असेंबली में आए, ठीक। जो अमीर वर्ग था वो दक्षिण की तरफ बैठ गया, ठीक है, और जो गरीब वर्ग था वो मतलब जो अमीर वर्ग था वो दक्षिण बैठ गया और जो गरीब वर्ग था वो बाएं साइड बैठ गया, ठीक है। तो बाएं साइड वाले वामपंथी, दक्षिण साइड वाले दक्षिणपंथी। इन दोनों के बीच, अब जो दोनों कैटेगरी में फिक्स नहीं आते थे, मतलब जो नहीं मानते ना तो हम अमीर है ना तो गरीब है, तो बीच में जाके बैठ गया, ठीक। बात समझ आ गया। तो वामपंथी वो जो बाएं बैठे थे, दक्षिणपंथी वो जो दाएं बैठे थे। अच्छा, अब वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है, देखिए दक्षिणपंथी विचारधारा क्या चाहती थी, वो बदलाव नहीं चाहती थी, वो चाहती थी जैसा चल रहा है, जो भी सत्ता या जो भी चीजें जैसे चल रही वैसे चले। मतलब एक तरीके से वो अपना भाई अमीर थे, ठीक है, तो उनको तो दिक्कत था नहीं, ठीक है। तो वो चाहते थे जो जैसा है वैसा चलता रहे, ठीक। अगर आप लोग फ्रांसीसी क्रांति नाम का चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे 3 तरीके का स्टेट होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। पहले में जो थे चर्च वाले आते थे वो सब अत्याचार करते थे, ठीक है। तो वो छोड़िए, हम इधर आते हैं, ठीक। तो जो अमीर वर्ग था, एक अमीर तबका था, ठीक है, सॉरी, एक जो अमीर तबका था वो चाहता था कि हम सिस्टम में, मतलब वो सिस्टम में बदलाव नहीं चाहता था, वो चाहता था जो जिस तरीके से उस तरीके से अग्रसर हो, आगे बढ़े। लेकिन जो वामपंथी थे, वामपंथी चाहते थे कि भाई कुछ परिवर्तन होना चाहिए जिससे लाभ सबको मिल सके, किसी एक या किसी वर्ग विशेष को लाभ ना मिले। तो वामपंथी बेसिकली वो है जो प्रोसेस में मतलब जो सिस्टम में बदलाव चाहते थे। दक्षिणपंथी ऐसे हैं जो सिस्टम में बदलाव नहीं चाहते थे, ठीक है। बात समझ में आ गया, दक्षिणपंथी और वामपंथी। अच्छा, अब आते हैं समाजवादी। देखिए समाजवादी कौन है, देखिए समाजवादी एक ऐसी विचारधारा है जो चाहते हैं कि सबको सुविधाएं समान मिले। जैसे अगर मान लीजिए जॉब आ रहा है, ठीक है, या नौकरी मिल रही है, तो सबको एक समान मिले। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसको नौकरी पहले मिल जाए, जो पैसा नहीं दे रहा है उसको मिलवा ना करे। बात समझ में आ गया। तो अच्छा, जैसे हम लोग पेंडेमिक या अभी कोरोना महामारी जो पिछले वर्षों में बीता है, ठीक है, उसमें देखें तो उसमें जो गरीब वर्ग थे, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रेफर मतलब सिलेंडर नहीं ले पा रहे थे, और जो अमीर वर्ग थे, ठीक है, एक कॉल पे उनके पास चीजें उपलब्ध हो जाती थी, ठीक। तो समाजवादी विचारधारा इन चीजों का विरोध करता है। वो कहता है कि जो चीजें हैं वो सबको मिले, ठीक है। मतलब वो बात करता है समानता का, ठीक है, कि अगर कोई जॉब आ रहा है तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी सबको हो, ठीक है। अगर कोई बीमारी है या जो भी चीजें हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई डिजीज है तो उसके लिए लोगों को लंबा, मतलब अगर लंबा लाइन लगाना है तो सबको लगाना रहे,
ठीक है, नहीं लगाना है तो किसी को ना लगाना रहे। ऐसा नहीं कि कोई अमीर एक कॉल करे, ठीक है, और उसके लिए तुरंत आईसीयू में एकदम बेड बुक हो जाए, और कोई गरीब मरता रहे बैठ करके, ठीक है। अब भले से ही अमीर को खांसी है, गरीब वाले को बहुत ज्यादा बड़ा बीमारी है, बात समझ आ गया। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इन बातों का विरोध करता है कौन? समाजवादी विचारधारा, ठीक, बात समझ में आ गया। नरम दल, देखिए नरम दल और गरम दल दो टाइप के थे, ठीक है, कांग्रेस से ये चीजें निकली थी, नरम दल और गरम दल। नरम दल ऐसे थे जो चुप मतलब शांति से प्रार्थना करके हाथ पैर जोड़ करके चाहते थे भैया 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 ऐसे मत करिए, ठीक है, आजादी दे दीजिए, ये वो हेन। गरम दल कहते थे कि नहीं दोगे, ठीक है, ठीक है, मार के ले लेंगे, ठीक है। तो गरम दल मतलब एकदम हिंसा पे उतारू थे, मतलब हिंसा करके अपनी चीजों को लेना चाहते थे। नरम दल वो है जो अहिंसा के मार्ग पे चलकर अपनी चीजों को प्राप्त करना चाहते थे। समझ में आ गया। लेकिन कहाँ गया, नरम दल और गरम दल दो टाइप का। अच्छा लेकिन कहाँ गया, अच्छा एक चीज बच गया ना, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी वो है जो क्या करते हैं, तुरंत एकदम मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्रांतिकारी टाइप के लोग होते हैं। बात समझ आ गया। तो क्रांतिकारी जैसे मान लीजिए, देखिए कुछ अंतर होता है। जैसे आप अपनी मांग को उठा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कई सारे लोग हैं जो अपनी मांग को लेकर के सरकार को आवाज दे रहे हैं, ठीक, तो वो आंदोलन है। जब एक बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े समूह में लोग अपने मांग को क्या कर रहे हैं, अपनी मांग को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, भाई हमको ये चीजें चाहिए, या हमको जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना, या कोई चीज को हटाना है तो लोग विरोध कर रहे हैं, तो वो आंदोलन है। लेकिन अगर उसी में हिंसा आ जाए, है ना, लोग फूक फाक दे, ट्रेन फ्रेन बस बस लोगों को मार पीट पे उतारू हो जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो तो विद्रोह हो जाएगा, ठीक है, मतलब लोग अहिंसा पे उतारू हो जाएंगे तो क्रांतिकारी, और जब वो बहुत बड़े स्तर पे चला जाएगा तो वो विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। बात समझा गया। तो ये चीजें थी। तो दक्षिणपंथी कौन लोग थे? नेशनल असेंबली में जो दाएं बैठे थे, जो सिस्टम में बदलाव नहीं चाहते थे। नेशनल असेंबली में जो बाएं बैठे थे, जो सिस्टम में बदलाव चाहते थे। नरम दल हिंसा के मार्ग सॉरी अहिंसा के मार्ग पे चल के अपनी चीजों को प्राप्त करना चाहते थे। गरम दल जो दो तीन झापड़ लतिया फतिया हिंसा के मार्ग पे चल के अपना चीजों को प्राप्त करना चाहते थे। समाजवादी ऐसी विचारधारा है जो क्या कहती है कि भाई अगर चीजें मिल रही है तो सबको मिले, नहीं मिल रही है तो किसी को ना मिले। बात समझ में आ गया। अगर आप अगर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अमीर आए चाहे गरीब आए, ठीक है, जिस तरीके से अमीर का इलाज हो उसी तरीके से गरीब, अगर गरीब को लाइन लगाना पड़ रहा है तो अमीर को भी लाइन लगाना पड़े, गरीब को लाइन नहीं लगाना, अमीर को लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है तो गरीब को भी लाइन लगाना न पड़े। बात समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि एक कॉल किए तो उनके लिए आया जो सीरियस पेशेंट उनको हटा करके उनका बेड बुक कर दिया जाए, ठीक है, ये चीजें नहीं। बात समझ में आ गया। क्रांतिकारी जो एकदम मारपीट पे उतारू हो जाए अपनी चीजों को पाने के लिए, ठीक है। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी देखिए रूढ़िवादी विचारधारा क्या है। रूढ़िवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, ठीक है, और वो भले ही गलत हो लेकिन उसको लोग गलत नहीं माने। बात समझा गया। जैसे सपोज करिए, जैसे मान लीजिए जैसे बहुत पहले अगर हम बात करें तो सती प्रथा थी, ठीक है, बात समझ में आ गया। सती प्रथा थी। सती प्रथा में क्या होता था कि जब पति का देहांत होता था तो पत्नी चिता में सती हो जाती थी, मतलब उसी में आ जाती थी, मतलब पति की चिता में पत्नी जिंदा लेट जाती थी, तो ये सती प्रथा था, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये बहुत पहले चली आ रही थी तो लोग इसको मान रहे थे, तो ये रूढ़िवादी था, ठीक है। आगे जाकर के इन चीजों को बताया कि ये चीजें सही नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या किए कि भाई धीरे 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 देखिए, आप अगर किसी के धर्म में या आप धार्मिक चीजों में अगर कुछ आप बोल रहे हैं ना, तो लोग सबसे पहले आपे पे चढ़ जाएंगे, भले से वो गलत रहे। बात समझा क्या। आप किसी के धर्म के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए गलत कुछ गलत चीजें वो कर रहे हैं, ठीक है, जो उनका धर्म उनको नहीं कहता है करने के लिए, लेकिन वो चीजें वो कर रहे हैं, बात समझ आ गया। तो सबसे पहले लोग क्या करेंगे, आप ही खोपड़ी पे चढ़ेंगे। बात समझ आ गया। चलिए इधर। तो रूढ़िवादी विचारधारा क्या विचारधारा है? रूढ़िवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और उसको लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और ये नहीं देख रहे हैं कि वो चीजें सही है या वो चीजें गलत हैं हमारे हिसाब से, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत में क्या है कि आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी, है ना, जो कि दिखनी नहीं चाहिए। जैसे आपको भारत में एक दिखेगा त्रावणकोर के साइड में, एक आपको दिखेगा बहुत पहले ब्रेस्ट टैक्स, ठीक है, नांगेली नाम की महिला थी जो ब्रेस्ट टैक्स का विरोध की थी, ठीक है। तो सलाम है ऐसी महिलाओं को जो इस तरीके मतलब इस तरीके की चीजों के खिलाफ आवाज उठाती हैं, ठीक, ठीक है।
अच्छा, ब्रेस्ट टैक्स किसको पता है क्या होता है? देखिए, ब्रेस्ट टैक्स क्या था कि जो निम्न जाति की महिलाएं थी उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। बात समझ में क्या? अब ये आपको कहाँ से सही लगता है या किस हिसाब से आपको सही लगता है? तो ये कुप्रथा थी। बात समझ में क्या? ये क्या थी? एक कुप्रथा थी, ठीक है। और लोग इसको मानते हुए चले आ रहे थे, ठीक है। तो जो नायंगेली महिला थी वो क्या की थी कि जब वो स्तन ढकी, ठीक है, और जब उनको बोला गया कि भाई आपको स्तन ढकने का अधिकार नहीं है, तो वो काट दी, ठीक है। अब वो काट दी तो उसके बाद मतलब स्तन काट दी, ठीक है। तो उसके बाद कई सारी महिलाएं उनके फेवर में आ गई और जम करके आंदोलन विद्रोह ये सब की, उसके बाद ये चीजें हटी, ठीक है। चलिए, तो भारत में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक धब्बा की तरह मतलब धब्बे की तरह है, ठीक है, जो कि भारत की एक महान संस्कृति पर दाग लगाती हैं, ठीक। चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये विचारधारा है, ठीक है। तो रूढ़िवादी विचारधारा क्या है? रूढ़िवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो पुरखों से चली आ रही है और वो सही है कि गलत है, बिना इस चीज पर तर्क किए, बिना सोचे समझे हम उसी को आगे लेकर के चल रहे हैं, ठीक है बात। तो ये चीजें हैं। तो ये बात समझ में आ गया। दक्षिणपंथी, नरमदल, गरमदल, क्रांतिकारी, रूढ़िवादी, समाजवादी और वामपंथी, ठीक। तो ये सारी विचारधाराएं हैं। तो जो जिस विचारधारा से आता था वो उस विचारधारा से आकर के जुड़ जाता था। तो ये सारी चीजें थी जिससे लोग क्या होते थे, कांग्रेस से जुड़ जाते थे। देखिए, पहला कांग्रेस तो बहुत पहले से था, तो हमारा विश्वास कांग्रेस पे ज्यादा था। तो एक रीजन ये था जुड़ने का। लोकप्रिय नेता और स्वतंत्रता सेनानी भी कांग्रेस में थे, सुसंगठित पार्टी थी। तो ये सब रीजन था। कांग्रेस क्या होता था? कांग्रेस हमेशा जीतता था क्योंकि लोगों का समर्थन कांग्रेस को ज्यादा था, ठीक। और क्या था? जो कांग्रेस था, कांग्रेस में हर वर्ग के लोग थे, स्त्री पुरुष अमीर गरीब सब टाइप के। तो अगर कोई किसी वर्ग से का आता था तो वो उससे ज्यादा जुड़ जाता था, ठीक है। संविधान अवज्ञा आंदोलन में लोगों का समर्थन और ज्यादा मिला, तो कांग्रेस को समर्थन और मिला। ये भी एक रीजन था जुड़ा। विचारधारात्मक गठबंधन था, मतलब कई सारी विचारधाराएं इसमें शामिल थी। दक्षिणपंथी, नरमदल, गरमदल, क्रांतिकारी, वामपंथी, समाजवादी, रूढ़िवादी, ठीक है। ये सारी विचारधाराएं इत्यादि जो भी विचारधाराएं सब शामिल थी इसमें, ठीक। तो इससे होता क्या था कि जो व्यक्ति जिस विचारधारा कराता था या जो जिस विचारधारा कराता था वो उस विचारधारा से आकर के जुड़ जाता था। तो एक्चुअल में जुड़ तो रहा वो कांग्रेस से। बात समझा गया? तो ये भी एक कारण था कांग्रेस के जीतने का। अब ये देखते हैं गुटों की तालमेल व सहनशीलता, ठीक है। गुटों का तालमेल और सहनशीलता क्या है? देखिए, कांग्रेस में गठबंधन का स्वभाव था। गठबंधन मतलब जोड़ जाड़ लेता था, ठीक है। गठबंधन मतलब क्या होता है? जोड़ लेना, ठीक है। तो कांग्रेस क्या करता था? जोड़ लेता था पार्टियों को। तो गठबंधन का स्वभाव था। कांग्रेस में सभी प्रकार के कार्यकर्ता थे। अब पार्टी के अंदर कांग्रेस के गुटों में प्रतिद्वंदिता थी। देखिए, विचारधाराएं अगर कई सारी होंगी तो कंपटीशन होगा। जैसे एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है रूढ़िवादिता अच्छी है, एक व्यक्ति कह रहा है रूढ़िवादिता खराब है, तो वही लोगों में विरोध तो है, मतलब कंपटीशन तो है, मतलब है ना, प्रतिद्वंदिता तो है। तो वही चीज बोल रहा है कि कांग्रेस में गुटों के भीतर प्रतिद्वंदिता थी। बात समझिएगा? अब दक्षिणपंथी वाला वामपंथी को नहीं मानेगा, वामपंथी वाला दक्षिणपंथी को नहीं मानेगा। बात समझा गया? तो ये चीजें थी। कांग्रेस के अंदर अनेक प्रकार की विचारधाराओं के होने से कांग्रेस के भीतर प्रतिद्वंदिता बढ़ी। कई टाइप की विचारधाराएं होंगी, सब लोग अपना अलग 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 सोच रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिद्वंदिता बढ़ी। बात समझ में गया? लेकिन इतना ज्यादा कंपटीशन होने के बाद भी वो लोग अलग नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि जानते थे कि भाई कांग्रेस के अंदर है तो हम है, लेकिन अगर अलग हो जाएंगे, ठीक है, अगर हम मान लीजिए एक पार्टी बना के अलग होंगे तो फिर हमारी पार्टी को कोई नहीं पहचानेगा और जो भी पार्टी पहचानेंगे लोग कांग्रेस को ही पहचानेंगे। इसीलिए लोग कांग्रेस से अलग भी नहीं होते थे। देखिए, अलग कब होते? जब उनकी पार्टी को लोग पहचाने, तो उनकी पार्टी को लोग नहीं पहचानते, ठीक है, कांग्रेस को पहचानते। तो कांग्रेस को पहचानते तो लोग वोट कांग्रेस को करते, फिर जो हटा है वो हटा ही रह जाता है। तो इसलिए लोग न तो हट रहे थे, है ना, न तो आ रहे थे, मतलब न तो हट रहे थे न तो सट रहे थे, ठीक। बात समझा गया? तो कांग्रेस के अंदर अनेक प्रकार की विचारधाराएं थी। उसके होने से क्या हुआ? कांग्रेस के भीतर प्रतिद्वंदिता बढ़ी। भाई कई सारी अगर कई विचारधाराएं होंगी ना तो कंपटीशन बढ़ेगा, ये फिक्स है, ठीक है। लेकिन प्रतिद्वंदिता बढ़ने से लोग अलग नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अलग होंगे, ठीक है, तो कांग्रेस से अलग होंगे तो उनको कोई नहीं पहचानेगा। लोग कांग्रेस को जान रहे हैं, उनको कोई नहीं जान रहा है, ठीक। समझा क्या? तो कहा गया कांग्रेस के भीतर प्रतिद्वंदिता बढ़ी। तो भाई
इस प्रकार कांग्रेस ने सत्ता मतलब कि भाई सत्ता संभाला, और विपक्ष उसके अंदर ही सत्ता है, उसके अंदर ही विपक्ष है। लोग कांग्रेस में कंपटीशन भी कर रहे हैं और कांग्रेस से अलग भी नहीं हो रहे, क्योंकि अलग होंगे तो फिर वो अलग ही रहेंगे, ठीक है। लोग रहेंगे किधर, रहेंगे लोग कांग्रेस की तरफ ही, ठीक है, समर्थन कांग्रेस को ही देंगे, फिर उनको समर्थन नहीं देंगे। बात समझ में आ गया। तो कांग्रेस ने सत्ता और विपक्ष दोनों का काम किया, और इस प्रोसेस को हम कांग्रेस प्रणाली कहते हैं, ठीक। तो कांग्रेस के अंदर कंपटीशन था, तो विपक्ष का काम कर रहा है, लेकिन अलग नहीं हो रहा है, साथ में मिलकर काम भी कर रहा है, तो सत्ता का भी काम कर रहा है, ठीक। तो दोनों चीजें हैं। अब विपक्षी पार्टियों का उदय कैसे होता है, देखिए धीरे धीरे एक ही दिन में नहीं, धीरे धीरे क्या होता है, कांग्रेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तो एक समय आता है जब पार्टी अलग होती है, ठीक है, एक समय आता है जब पार्टी अलग होती है, ठीक। और जब पार्टी अलग होती है तो भाई अब जो पार्टी अलग हुई है वो कांग्रेस के खिलाफ आएगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, विपक्ष। तो विपक्ष, कांग्रेस के विपक्षी पार्टियों का उदय हुआ, तो इस तरीके से विपक्षी पार्टियों का उदय होता है, ठीक। तो ये लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा वो पार्टियों के बारे में होगा कि अलग अलग पार्टियां कौन कौन सी थी, जो विचारधाराएं थी वो कौन सी थी, ठीक। अब यहाँ विपक्षी पार्टियों का उदय हो गया, फिर हम देखेंगे कि जो पार्टियां हैं 3-4 पार्टियां देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो चैप्टर होगा चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। यहाँ पर जहाँ पे आपको डाउट होता है एक बार तो आप बैक जा करके देखिए, ठीक है, मतलब अगर कोई लाइन नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाकर देखिए, या अगर फिर भी अगर डाउट होता है तो आप वहां पर भेज सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।